नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। सुप्रीम कोर्ट से योग गुरु रामदेव को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है। पतंजलि विज्ञापन केस में पिछले हफ्ते यानी 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के माफीनामे को नामंजूर कर दिया था और आज फिर जब रामदेव और उनके सहयोगी माफीनामा लेकर पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। न केवल खारिज किया बल्कि ये भी कहा कि इसमें साफ साफ अवमानना दिख रही है, यानी कि अब रामदेव पर और कड़ी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि सीधे फैसला आया है शीर्ष अदालत से और इसके बाद रामदेव के पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो अपनी गलती मान ले और सजा भुगतने के लिए अब तैयार रहें। तो क्या कुछ है इस मामले में, आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। खरी खरी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलिंदु उपाध्याय जी। आपको बता दें कि इससे पहले रामदेव ने 2 अप्रैल को भी इसी तरह का मामला वो माफी लेकर पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वहां से उनको तगड़ी फटकार मिली थी। और आज अमलिंदु जी आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। अमलिंदु जी, आज फिर रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ी फटकार लगी है। उन्हें ये कहा गया है कि आपके माफीनामे में ये दिख रहा है कि आपका इरादा कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि माफीनामे के पहले कल रामदेव ने एक हलफनामा भी दायर किया था और वो कायदे से दायर होना था पहले अदालत में, लेकिन वो इससे पहले ही बाहर आ चुका। तो इस पर अदालत ने ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि आप प्रचार के लिए ज्यादा जा रहे हैं। तो यहाँ पर रामदेव को दो तरफा मार पड़ी है। उन्हें ये लग रहा था कि वो कुछ भी करते रहेंगे और वो बचते रहेंगे क्योंकि इतने सालों से वो लगातार आयुर्वेद का प्रचार करने में वो एलोपैथी को उन्होंने लगातार नीचा दिखाने की कोशिश की, उसे गलत बताया और अपनी दवाओं का भ्रामक विज्ञापन रामदेव करते रहे। और इसके जरिए केवल यहाँ विज्ञापन करने की बात नहीं है क्योंकि रामदेव ने अपने पतंजलि का कारोबार कितना बढ़ा लिया ये भी हम लोगों ने देखा है। तो आज एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से रामदेव को ये जो कड़ी फटकार लगी है, ये उन तमाम ढोंगियों के लिए एक कड़ी चेतावनी भी है अमलिंदु जी। और इसके साथ साथ क्या ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका भी है क्योंकि रामदेव का कारोबार बीजेपी के ही कार्यकाल में खूब फला फूला। बीजेपी की जहां उत्तराखंड में सरकार रही वहां भी इनका कारोबार वहां से ही ज्यादा फला फूला और उसके बाद पूरे देश में इन्होंने प्रचार किया। कोरोना के समय अपनी दवाओं का जिस तरह से इन्होंने प्रचार किया और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने बीजेपी को लेकर भी प्रचार किया, मोदी आएंगे तो काला धन वापस आएगा, काला धन वापस आएगा तो कितना लोगों को राहत मिलेगी, ऐसे तमाम भ्रामक दावे रामदेव करते रहे। और आज सुप्रीम कोर्ट का एक ये जो फैसला है इसे केवल विज्ञापन तक हम सीमित रखकर नहीं देख सकते। मेरा ख्याल है कि इसके कई व्यापक पहलू हैं जिस पर आने वाले समय में देश में इसका असर पता चलेगा। आप क्या मानते हैं अमलिंदु जी, क्या सुप्रीम कोर्ट को से आज जो रामदेव को कड़ी फटकार मिली है, क्या ये फटकार बीजेपी के लिए भी एक बड़ा झटका है? निश्चित तौर पर सर्वमित्रा जी, ये बीजेपी के लिए भी बड़ा झटका है क्योंकि बाबा रामदेव को बीजेपी के साथ नाभिनालबद्ध समझा जाता है कि वो बीजेपी के साथ एकदम जुड़े हुए हैं और बीजेपी का एजेंडा और बीजेपी का चुनाव प्रचार और बीजेपी का तमाम तरीके का प्रचार बाबा रामदेव करते रहते हैं। तो ये एक तरीके से सीधे सीधे कहा जाए कि बीजेपी के लिए भी एक गंभीर विषय हो सकता है क्योंकि ये टिप्पणियां अदालत की जो हैं वो हैं तो बाबा रामदेव के ऊपर और उनकी कंपनी के ऊपर, लेकिन इससे बीजेपी पे असर निश्चित तौर पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरा जो आज अदालत ने जो टिप्पणियां की हैं सर्वमित्रा जी, उसमें उन्होंने उत्तराखंड के जो अधिकारी थे उनको कहा कि आपको तत्काल के तत्काल अभी हम जो है सस्पेंड कर देंगे। आप लोग लगता है कि इनके साथ मिली भगत थी आपकी, आप जो थे मिली भगत काम कर रहे थे। अब उत्तराखंड में किसकी सरकार है और अधिकारी किसके कहने पे काम कर रहे थे ये तो स्वयं समझा जा सकता है कि अधिकारी बीजेपी की सरकार के दबाव में ही काम कर रहे थे। उस दबाव में ही बाबा रामदेव को जो थी वो इस तरह की खुली छूट दी गई कि वो भ्रामक प्रचार करें, या भ्रामक क्या बल्कि वो दुष्प्रचार करें, एक तरीके से कहा जाए कि ये छूट जो थी उनको मिली। और जब सॉलिसिटर जनरल जो थे वहाँ अपनी बात रख रहे थे और कह रहे थे कि आप हमने तो इनको मना किया, मतलब सरकार की तरफ से उन्होंने कहा कि हमने इनको सुझाव दिया था कि इस तरीके की चीज़ नहीं थी, हमने इनको चेतावनी जारी की थी। तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ कि आपने जो चेतावनी दी थी और आपने कहा था कि इसको ना करें, इसका मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि ये कुछ भी चेतावनी देने आपका काम था वो पूरा हो गया, आपने इन पे एक्शन क्या लिया, आपने इनके खिलाफ कार्रवाई क्या की, ये बताइए। यानी दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों से प्रश्न ये था कि जिस समय दिव्य फार्मेसी बाबा रामदेव की जो थी वो गलत प्रचार कर रही थी, दुष्प्रचार कर रही थी, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही थी, उस समय आपने जो था वो क्या एक्शन लिया। तो ये सीधे सीधा जो केंद्र की सरकार है और उत्तराखंड की सरकार है, दोनों से सुप्रीम कोर्ट का सवाल था। और केंद्र में किसकी सरकार है और उत्तराखंड में किसकी सरकार है सब समझते हैं। जिस समय कोरोना काल चल रहा था उस समय
जो बाबा रामदेव की जो दवा कोरोनिल लॉन्च हुई, उसको तो गडकरी साहब और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे हर्षवर्धन, वो मिलकर के जो थे वो जारी करवा रहे थे और प्रचार ही किया जा रहा था कि कोरोना से लड़ने की दवा जो है वो आ गई है, कोरोनिल आ गई है। तो ये जिस तरीके से, अच्छा कोरोना के दौरान जिस तरीके से आयुष मंत्रालय जो है उसने भी सब काढ़ा पीजिए ये सब जो किया, ठीक है वो एक रेमेडी के तौर पे हो सकता है काढ़ा, लेकिन काढ़ा पीने से कोरोना रुक जाएगा ये कैसे हो सकता है? तो ये भी बात आई कि इन्होंने तर्क दिया गया कि आयुर्वेद के प्रचार के लिए उनका, तो अदालत ने यह भी कहा कि आयुर्वेद का प्रचार किया, इनसे पहले और कंपनियां यहाँ आयुर्वेद का प्रचार नहीं कर रही थी, और इस देश की जनता इतनी जागरूक है, वो आयुर्वेद को और एलोपैथी को दोनों को समझती है कि किसके जरिए क्या लाभ हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो आप इस पे बच जाएं कि साहब आप आयुर्वेद का प्रचार कर रहे थे तो आप भ्रामक प्रचार करेंगे, तो इसकी खाल में आप छुप नहीं सकते हैं, आयुर्वेद की खाल में आप नहीं छुप सकते हैं। एक तरीके से अदालत का सीधा सीधा कहना यह था। अब जो जिस तरीके से सख्त आदेश आया, दूसरा जो बाबा रामदेव ने एक और जिसको कहा जाए कि फ्रॉड किया, अदालत के साथ फ्रॉड किया, अदालत ने उसको गंभीरता से लिया कि आपने पर्सनल अपीयरेंस से बचने के लिए गलत फ्लाइट जो था वो विदेश जाने का टिकट जो था वो आपने सबमिट कर दिया नेक्स्ट में, और इसको अदालत ने बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया और ये माना कि इसका मतलब आपके मन में अदालत की अवमानना करना आपका स्वभाव है और आपने जानबूझ के अदालत को गुमराह करने के लिए ये फर्जी टिकट जो है, जो अभी था ही नहीं, वो आपने अदालत के अंदर लगाया है। तो ये गंभीर चीज़ें हैं जिस तरीके से अभी भी मतलब अभी रामदेव अभी भी लगता है कि जिस तरीके की उनकी गतिविधियां सामने आ रही हैं और अदालत के सामने भी जिस तरीके से उनके पक्ष की तरफ से जो तर्क पेश किए जा रहे हैं, उससे हिसाब समझा जा सकता है कि उनको अभी भी लगता है कि सरकार के चूँकि वो नज़दीकी हैं, तो सरकार के नज़दीकी होकर के वो देश की जनता को और देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो है वो उनकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं, ऐसा समझा जा सकता है। सर मित्रा जी जी बिल्कुल, आपको बता दें, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो मामला है ये भ्रामक विज्ञापन को लेकर है, जिसके खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है कोर्ट गया था। दरअसल 10 जुलाई 2022 को पतंजलि ने एक विज्ञापन जारी किया था। पतंजलि जो है रामदेव की फर्म है, दिव्य फार्मेसी उनकी फर्म है, और इसने एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें एलोपैथी पर गलतफहमियां फैलाने का आरोप लगाया था, और इसके खिलाफ 17 अगस्त 2022 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, और उसके बाद 17 अगस्त को ये 2022 में ये याचिका दायर की गई थी, और उसमें ये कहा गया था कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया है, और वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया है। ये केवल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की आपत्ति थी, लेकिन इसको गौर से अगर देखा जाए तो ये देश के करोड़ों जनता की सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ था। अमरेंदु जी, हमने देखा है कि कोविड में किस तरह से लोग बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह मारे गए, क्योंकि ये एक सामूहिक हत्या जैसा ये लगता है, क्योंकि वहां पर जब लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं थी, जब लोगों को दवाएं नहीं मिल रही थी, जब अस्पतालों में सारे संसाधन खत्म हो रहे थे और लोग अपने परिजनों को लेकर इधर से उधर भटक रहे हैं, बहुत सी दर्दनाक मार्मिक तस्वीरें उस समय की आई हैं। और उसके बाद जब सामूहिक उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, या गंगा किनारे यमुना किनारे लाशों के ढेर पड़े हुए हैं, ये सारी तस्वीरें, इन तस्वीरों से पूरी दुनिया में भारत का सिर जो है वो शर्म से नीचा हुआ। और लेकिन उस समय भी रामदेव जैसे लोग जो थे, इन्हें अपने दवाओं के प्रचार करने में इन्हें जरा भी शर्म महसूस नहीं हुई, और ऐसा लग रहा है कि अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अगर इनके खिलाफ जागरूकता नहीं दिखाता या वो शिकायत नहीं करता, तो शायद ये अभी खेल जो है लोगों की जान से खिलवाड़ का खेल और चलता रहता, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि रामदेव ने कोई इस तरह का झूठा प्रचार या विज्ञापन किया है। इसके पहले उनके जो नूडल्स थे, उनका जो घी है, तेल है, उनके जो बिस्किट्स हैं, उनकी बहुत सारी दवाएं हैं, इन सब पर भी तरह तरह की आपत्तियां उठी, जो वो कहीं परीक्षण में वो फेल पाई गई, कहीं किसी में फंगस निकला, कहीं किसी की एक्सपायरी डेट आगे बढ़ाकर लिखी गई। ये तमाम खेल जो है रामदेव करते रहे, और जाहिर है ये सरकार के बीजेपी की नाक के नीचे करते रहे, और आज इसी पर मतलब ये होता है कि छोटी छोटी चीजें इकट्ठे होकर अब बहुत बड़ी बन गई, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत कड़ी फटकार 2 अप्रैल को भी लगाई थी, उनकी माफी को अस्वीकार कर दिया था और ये कहा था कि अब 10 अप्रैल को हम इस पर सुनवाई करेंगे। 10 अप्रैल से पहले 9 अप्रैल यानी कल फिर रामदेव एक हलफनामा उन्होंने दे दिया था, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ी आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी से कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है और कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जस्टिस हिमा कोहली ने तो यह भी कहा कि हलफनामा हमारे सामने आने से पहले मीडिया में प्रकाशित हो गया, इसे प्रचार के लिए दाखिल किया गया या हमारे लिए। अमरेंदु जी, क्या रामदेव की ये जो सारी हरकतें हैं, जैसा अभी आपने बताया
कि वो विदेश जाने की बात भी उसमें उन्होंने लिखी हुई थी। वो कर रहे थे कि हम विदेश भी जाना है, और वो भी उन्होंने गलत जानकारी एक दी, जिस पर भी कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई। अगर कोर्ट ये आपत्ति नहीं जताता, या मान लीजिए कोर्ट का आज फैसला ऐसा नहीं आता, तो क्या ये मोदी जो ये दावा करते रहते हैं, क्यों ये 140 करोड़ लोग उनका परिवार हैं, वो बार बार ये दावा करते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर उनके सारे दावे फेल हो गए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के उनके सारे दावे फेल हो गए, विकास के उनके सारे दावे फेल हो गए, महंगाई बेरोजगारी उनसे संभल नहीं रही। लेकिन ऐसे लोगों को मोदी जरूर उनके उसमें प्रमोट किए जा रहे हैं जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या मोदी को इस आज जो सुप्रीम कोर्ट से फटकार रामदेव को मिली है, क्या ये मोदी के लिए भी कहीं ना कहीं कड़ा संदेश है कि अब आपका खेल बहुत हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट इस तरह की चीजों को और बर्दाश्त नहीं करेगा, और जनता भी अब इन सब चीजों को समझेगी? अमलेंदु जी। निश्चित तौर पर समिता जी, चूंकि जो रामदेव हैं वो मोदी के बहुत नज़दीकी समझे जाते हैं, और मोदी जी का उनको आशीर्वाद प्राप्त है, वरदहस्त प्राप्त है, या बाबा रामदेव का जो है आशीर्वाद और वरदहस्त मोदी जी को प्राप्त है। दोनों एक ही बातें हैं, दोनों संत हैं, बहुत बड़े बड़े दोनों संत हैं। आप समझ सकती हैं कितने बड़े संत हैं, तो इनका दोनों का एक दूसरे को आशीर्वाद प्राप्त है, तो वो अपना मामला उनका चलता रहता है। आज भी समिता जी, जिस तरीके से अदालत के अंदर चीज़ें हुई हैं, उसमें रामदेव की हलक जो थी वो सत्ता का संरक्षण प्राप्त होने की, वो बार बार दिखाई पड़ी, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो था बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ, और लग ही रहा था कि कहीं सुप्रीम कोर्ट यहीं से सीधा जो है बाबा रामदेव को जेल ना भेज दे। जिस तरीके की टिप्पणियाँ रामदेव की तरफ से की गई, उनकी वकीलों की तरफ से जो दलीलें दी गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से नाराज़ दिखा। एक तो ये कि आज भी प्रचार का कोई माध्यम जो था वो छोड़ा नहीं, बीच में एक सज्जन कूद पड़े कि तो अदालत ने पूछा भाई आप कौन हैं, तो बताया कि साहब मेरी माँ का जो था वो गुर्दे का ऑपरेशन हुआ था। तो उनका अच्छा गुर्दे का ऑपरेशन हुआ था, तो ये हम बड़े मुद्दे पे यहाँ विचार कर रहे हैं, ये प्रचार के लिए यहाँ बीच में मत कूदो, अदालत ने कहा। फिर उन्होंने अपना कुछ तर्क दिया, तो फिर कहा कि अच्छा पिछले 5 साल से आप बेचे रहे, हमें आपकी कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है, और 10,000 रुपये जुर्माने के साथ उनका जो था वो पक्षकार बनने की अपील जो थी उनकी अर्जी, वो खारिज कर दी। फिर उन्होंने उसे वापस लेने की गुहार लगाई कि हमको वापस दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी किया कि आपको पहले ही समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए था। यानी कि आज भी ये बताने की कोशिश की गई कि बाबा रामदेव की दवाओं से गुर्दे का, उनकी माँ के गुर्दे ठीक हो गए थे, इसलिए बाबा रामदेव के विज्ञापन जो थे वो भ्रामक नहीं थे। यानी देखिए किस तरीके से आखिरी समय में भी सुप्रीम कोर्ट की देश की आंखों में धूल झोंकने का काम करने की कोशिश की गई। ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो नाराजगी वो जायज़ है, और देश की जनता को सावधान होना चाहिए इस तरीके के ढोंगियों से जो जनता की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 2 स्तर पर जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है। एक तो जिस तरीके से ये कोरोना के दौरान इन्होंने दवाइयों की बात की, कोरोना के दौरान की, उससे पहले भी बात करते रहे, कैंसर भी ठीक कर देते हैं, और तमाम बड़ी अस्थमा ठीक कर देते हैं, इसको लेके भी आपत्ति थी कि अस्थमा जो है वो टाइप 6 की उसमें आता है, और कैसे आप ठीक कर देते हैं, ये सारी चीज़ें। दूसरा, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स इस सरकार ने मतलब भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, और ये खबरें जिस तरीके से आई कि जिन कंपनियों की दवाइयाँ फेल हो गई थी टेस्ट में, उन कंपनियों से बीजेपी को बहुत बड़ा चंदा मिला है। तो ये किस तरीके से जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी, उसके समर्थक व्यापारी हैं, वो कर रहे हैं, ये देश को समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे चीज़ें एक तरीके से जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जो इतनी सख्त टिप्पणियां हैं, निश्चित तौर पे उन तो सीधे सीधे सरकार से सवाल ही किए हैं। अब सरकार में कौन है? अगर आप इसको मोदी सरकार कहते हो, जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार के ऊपर टिप्पणियां हैं। वो क्योंकि सरकार से कहा है कि आप क्या कर रहे थे, लगता है आपकी मिलीभगत है इनके साथ, ये तक कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा लगता है कि आपकी मिलीभगत है, आपके सिर्फ ये कहने से कि साहब हमने इनको सुझाव दिया था और आप इस पर मतलब कार्रवाई क्या की आपने। तो ये जिस तरीके से पूछा, तो ये साफ समझा जा सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की फटकार जो है ये सिर्फ रामदेव या दिव्य फार्मेसी को नहीं है, बल्कि ये मोदी सरकार को तो है ही, और जाहिर सी बात है ये मोदी सरकार का मतलब मोदी जी हैं, तो मोदी जी के लिए भी ये फटकार है। कुल मिलाकर के समिता जी ये कि रामदेव को आज सुप्रीम कोर्ट से जिस तरीके से कड़ी फटकार लगी है, उससे भारतीय जनता पार्टी और इस तरीके की कंपनियों का एक नेक्सस जो है वो किस तरीके से चल रहा है, और सरकार के संरक्षण में किस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ इस तरीके की कंपनियां कर रही हैं, ये चीज़ें सब सामने आ चुकी हैं। और सुप्रीम कोर्ट इसी को लेकर के नाराज है, और ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी है कि आपकी माफ़ी से काम नहीं चलने वाला है, आपने कितने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है इसका आपको भान है कि नहीं है। तो ये बड़ी सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की हैं, और आप आगे देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल उनकी जो है वो खारिज कर दी गई है एपोलॉजी, जो उन्होंने बिना शर्त जो था दाखिल किया था, अपना क्षमा पत्र जो था उसको खारिज कर दिया है। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आपने अदालत को झूठ बोला कि आप बाहर जा रहे हैं, आपके पास जो है वो टिकट है, जबकि वो टिकट था ही नहीं। जी सर मित्रा जी। जी जी
बिल्कुल झूठ पे झूठ और झूठ का ही कारोबार इतने सालों से चल रहा था, जिस पर अब जाकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की अब जो दखलंदाजी हुई है या सुप्रीम कोर्ट ने अब जो फटकार लगाई है, उसके बाद शायद ये झूठ का कारोबार कहीं जाकर रुके। क्योंकि हमने देखा कि कोरोना के वक्त न केवल रामदेव की दवाओं का विज्ञापन जो है केंद्रीय मंत्रियों ने किया, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें चली। कहीं गौमूत्र पीने की सलाह दी गई, कहीं ये कहा गया कि वो ताली थाली बजाओ, ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ही बोल चुके हैं। और उस समय ये था कि आप ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे, तो उससे उन्होंने तो एक ये शगल किया था कि देखता हूं कि कितने लोग मेरे बोलने पर आ जाते हैं, और वाकई लोग बालकनियों में निकल गए थे। लेकिन फिर इस चीज को भी साइंस से जोड़ दिया गया कि उससे जो ध्वनियां निकल रही हैं उससे वायरस नष्ट होंगे। मतलब पूरी दुनिया के सामने भारत के जो अंधविश्वास का एक वो जो पाखंड का ये पूरा चेहरा जो है, ये मोदी सरकार ने दिखा दिया था। और आपको बता दें कि आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, आप जो बता रहे थे अमलेंदु जी, की उत्तराखंड की दवा लाइसेंस अथॉरिटी के ज्वाइंट डायरेक्टर को आज अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है, और उन्होंने कहा कि आपने अब तक इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया, ये क्यों ना माना जाए कि आपकी इनसे मिली भगत है। तो जाहिर है ये जो मिली भगत वाली बात हो रही है, ये अधिकारी के स्तर पे तो नहीं हो रही होगी। यहाँ भी वही बात हुई कि चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड में सामने चेहरा एसबीआई का है, लेकिन असल में खेल किसका है। अगर उत्तराखंड सरकार या मोदी सरकार इनकी दवाओं का प्रचार कर रही है, करने दे रही है, इनको अपने विज्ञापन और अपना कारोबार बढ़ाने की पूरी सहूलियत दे रही है, तो ये क्यों दे रही है, कौन लोग दे रहे हैं, ये भी अब किसी से छिपा नहीं है। और हम आपको बता दें कि पतंजलि के खिलाफ ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इस पर इनके खिलाफ मामले बने हैं। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट अधिनियम 1954 जो है, ये कानून फर्जी इलाज और दवाओं के प्रचार और उनकी मार्केटिंग पर रोक लगाता है। इसके अलावा जो किसी बीमारी को बिना साइंटिफिक प्रूफ के पूरी तरह से ठीक करने का दावा करते हैं, उन्हें इस कानून के उल्लंघन का दोषी माना जाता है, और इस कानून में फर्जी दावे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। वहीं दूसरा मामला जो बना है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के उसमें बना है, और इस कानून के तहत यदि कोई कंपनी झूठा या भ्रामक प्रचार करती है जो उपभोक्ता के हित के खिलाफ है, तो उसे 2 साल की सजा और उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर कंपनी ऐसा अपराध दोबारा करती है तो जुर्माना बढ़ाकर 50 लाख रुपए और 5 साल की सजा मिलती है। अमलेंदु जी, ये 10 लाख हो या 50 लाख, अभी हमें नहीं मालूम कि अब रामदेव को सजा किस तरह से मिलेगी और क्या मिलेगी। 10, 5 लाख, 50 लाख तो शायद उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या अब जैसे हमने देखा आसाराम जेल में गए, राम रहीम जेल में गए, तो क्या अब हम रामदेव को भी ऐसा देख सकते हैं कि अब इनको भी कोई कड़ी कार्रवाई इन पर करेगा कोर्ट? देखिए सविता जी, आज की जो हियरिंग थी उसकी प्रोसीडिंग्स को पढ़ के समझा जा सकता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट आज ही भेज सकता था रामदेव को जेल, ऐसा समझा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से बहस चल रही थी उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियां की हैं, जिस तरीके से फटकार लगाई है रामदेव के वकील को, मतलब रामदेव को, और जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से पेश हुए उनको और केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए उनको, सब कुछ जिस तरीके से फटकार लगाई है, और ये सख्त कहा कि मतलब आपने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। आपने सिर्फ, आप इसके पीछे नहीं छिप सकते कि साहब आपने आयुर्वेद का प्रचार किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये छिपना इसके पीछे चाहते थे कि साहब हमने तो आयुर्वेद का प्रचार किया था। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आयुर्वेद के प्रचार की आड़ में आप नहीं छुप सकते हैं, आपने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है और ये ऐसा खिलवाड़ हम नहीं होने दे सकते। और उन्होंने कहा कि जो वरिष्ठ वकील ध्रुव मेहता पेश हुए थे, उनसे कहा जस्टिस अमनल्ला ने कि हम आपको फ्री नहीं होने देंगे, सारी शिकायतें आपके पास भेज दी गई थी, यानी जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से थे, कि ध्यान रखें हम हर बात का जवाब चाहते हैं। यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि यह मेरा डोमेन नहीं है, ये आगे पीछे होता रहता है। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि सभी अधिकारियों को यही निलंबित क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इतना सख्त, मतलब कि अभी हम तुरंत आपको निलंबित क्यों ना करने सारे अधिकारियों को, और आपके ड्रग कंट्रोलर जो थे वो क्या काम कर रहे थे, उनका काम क्या है, आपने क्या चेक किया, ये सारी चीज़ इस तरीके से चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ये चेक करना राज्य सरकार का भी काम था और केंद्र सरकार का भी काम था, दोनों के स्वास्थ्य मंत्रालयों का और जो ड्रग्स डिपार्टमेंट है उसका काम था कि वो चेक करे कि दवाइयाँ किस तरीके की बन रही हैं, किस तरीके की नहीं बन रही हैं। और ये सवाल किया भी सुप्रीम कोर्ट ने जो
ज्वाइंट डायरेक्टर मौजूद थे वहाँ उत्तराखंड सरकार के, उनसे आपने अब तक इस पर क्या कार्रवाई की? तो उन्होंने बताया कि साहब मैं तो 2023 से उनका, तो उससे पहले कौन था? तो 2018 से लेकर अब तक जितने अधिकारी हैं सबको ये हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है 10 दिन के अंदर कि आप सब अपना हलफनामा दाखिल कीजिए कि आपने इस पर क्या कार्रवाई की थी। यानी कि अब आप समझ सकती हैं कि 2018 से जो कार्यक्रम चल रहा था उत्तराखंड सरकार के संरक्षण में, जो बीजेपी की सरकार है उसके संरक्षण में बाबा रामदेव जो अपना इस तरीके का कारोबार कर रहे थे, भ्रामक कारोबार प्रचार करके जो कर रहे थे, उसकी सारी परतें खुलेंगी और सारे अधिकारियों को जो 2018 से वो चाहे रिटायर हो चुके हैं और चाहे अभी नौकरी में हैं, सबको आदेश है अगर आप रिटायर भी हो चुके हैं तब भी आपको ये दाखिल करना होगा। तो ये मामला लंबा चलेगा और निश्चित तौर पर इसमें मुझे लगता है कि सजाएं बाबा रामदेव को और दिव्य फार्मेसी के जो और अन्य डायरेक्टर्स हैं जिसमें बालकृष्ण भी खुद उपस्थित थे, उनको भी, दोनों को इनको सजाएं निश्चित तौर पे हो सकती हैं, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है। और ये सिर्फ इसका नहीं है कि आपने भ्रामक प्रचार कर दिया या आपने झूठा प्रचार कर दिया, आपने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी किया। मतलब बहुत सारे केसेस इस पे बनते हैं। जब पूरी सुनवाई होगी, जब आदेश आएगा तभी समझा जा सकता है। फिलहाल का आदेश जो है उससे एक बात ये समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा सख्त है कि रामदेव ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, देश की आंखों में तो वो धूल झोंक ही रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आंखों में भी जिस तरीके से धूल झोंकने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहा है। और निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि रामदेव को जेल भेजा जा सकता है जब फाइनल ऑर्डर आएगा सविता जी तब। जी बिल्कुल, देखना होगा कि रामदेव उनका आखिरी ठिकाना कहाँ होता है, ये देखना तो दिलचस्प होगा ही। लेकिन आज जिस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ, और उसके पहले हमने 2 अप्रैल का दृश्य भी देखा था अमलेंदु जी, जब वो कोर्ट से बाहर निकले थे और लोगों ने उनसे, वहां पर मौजूद पत्रकारों ने उनसे सवाल करने की कोशिश की थी, तो वो सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया था, बल्कि उनके साथ के जो लोग थे उन्होंने दूसरे जो पत्रकार पूछ रहे थे उनका कैमरा रखने या उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की। ये सब दृश्य दिखा नहीं था, लेकिन आवाजें जो सुनाई दे रही थी उस पर यही जाहिर हुआ था। और आज फिर जब अदालत में जा रहे थे रामदेव और उनसे सवाल किए गए, तो देखिए किस तरह से वो चुप होकर निकल गए। ये एक वीडियो है, उसको हम देखते हैं पहले। बाबा जी, आज कुछ कहना चाहेंगे आप? थोड़ा साइड हो। दो अप्रैल की तस्वीर और आज की इस तस्वीर में काफी कुछ फर्क है। ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ते में रामदेव को ये समझ में आ गया है कि अब अपनी हनक वो बहुत ज्यादा नहीं दिखा पाएंगे, और सत्ता का जितने करीबी रहे हैं सत्ता के, और सत्ता का जितना लाभ उठाया उन्होंने, अब उनको भी समझ में आ रहा है कि अब शायद ऐसा नहीं हो पाए। आपको याद दिला दें कि 2 अप्रैल को इसी बेंच में जब पतंजलि की सुनवाई हुई थी और उस दिन भी माफीनामा इन्होंने पेश किया था, तब पतंजलि ने इन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि ये माफीनामा सिर्फ खानापूरी के लिए दिख रहा है, आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा है। और उसके बाद कोर्ट ने आज की तारीख फिर से उन्हें दी थी, तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो कुछ कर पाएंगे, लेकिन दूसरा माफीनामा भी रामदेव का खारिज हो गया और अब तो कोर्ट ने सीधे अवमानना का मामला भी इसमें बना दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि इन्हें सजा कितनी होती है। लेकिन इस बीच देश में चुनाव चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, सनातन को लेकर भी बहस चल रही है, और कल रामदेव ने सनातन को लेकर ही फिर एक बयान दिया और उन्होंने इंडिया गठबंधन को एक तरह से सलाह दी कि ये सनातन का विरोध करेंगे तो फिर ये ठीक नहीं है, इस तरह की बातें उन्होंने की। अमलेंदु जी, क्या अभी भी रामदेव कहीं ना कहीं इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो सनातन की बात करेंगे या कि इंडिया गठबंधन के विरोध की बात करेंगे? तो उन्हें क्या ऐसा लग रहा है कि भाजपा फिर से जीतने वाली है? क्या वो भी मोदी के दावों पर यकीन कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उनका अभी वो पार लग जाएंगे? एक तो सविता जी, हालांकि बाबा रामदेव जो है पहले बीच में राहुल गांधी की भी तारीफ कर चुके हैं, तो अब जो वो सनातन धर्म की जो बता रहे हैं, एक तो मजे की बात ये है कि बाबा रामदेव जो है वो सनातनी नहीं है। बाबा रामदेव जो है वो आर्य समाजी हैं, और आर्य समाज की स्थापना ही सनातन धर्म के विरोध में हुई थी। और जिसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है और जो आर्य समाज को थोड़ा भी नज़दीक से जानता है, किसी विधर्मी ने भी हिंदू धर्म के बारे में और सनातन धर्म के बारे में ऐसी ही टिप्पणियाँ नहीं की होंगी जितनी सख्त टिप्पणियाँ सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद ने की हैं। तो बाबा रामदेव जो है वो आर्य समाज के मानने वाले हैं,
तो ये अच्छी बात है कि सनातन धर्म का इतना प्रचार हो रहा है कि सनातन धर्म को गालियां देने वाले जिस पंथ की बुनियाद ही सनातन धर्म को गालियां देने से हुई थी, उसके लोग भी अब सनातन धर्म की प्रचार कर रहे हैं। तो ये सनातन धर्म की निश्चित तौर पर एक विजय के तौर पर इसको देखा जा सकता है। तो धन्यवाद बाबा रामदेव को कि अभी तक उनके जिस पंथ को मानते हैं वो सनातन धर्म की आलोचना करते थे और उनके जो शिष्य हैं वो अब सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये, दूसरा सर्वमित्रा जी, बाबा रामदेव अभी भी मुझे लगता है कि अभी हालांकि उनकी शायद थोड़ी कम नहीं है, हालांकि वो जो सनातन धर्म पे ज्ञान का वीडियो है वो कल का है। और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी उसके बाद जो भाव भंगिमा बाबा रामदेव की है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे समझा जा सकता है कि बाबा रामदेव अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज से बाहर निकल के शायद अब सनातन पर ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि बाबा रामदेव को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी कुछ हो चुकी है और जो बाकी बची है वो अगली सुनवाई पर पूरे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ जो सनातन धर्म पर ज्ञान दे रहे हैं दिव्य फार्मेसी के कर्ता धर्ता बाबा रामदेव जी, तो सुप्रीम कोर्ट से उनके पूरे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले ही उनको संपूर्ण दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा समझा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके का अज्ञान बाबा रामदेव ने बांटा है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके, और खासतौर से कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है, ये सारे गुनाह जो हैं, ये गुनाह है निश्चित तौर पर, सुप्रीम कोर्ट भी इनको गुनाह ही कह रहा है। तो इन सारे गुनाहों का हिसाब सुप्रीम कोर्ट में, शीर्ष अदालत में देश की, वहाँ होगा निश्चित तौर पे, और कोई भी अब रामदेव को जो है बचा नहीं सकता है इस अदालत के प्रहार से, एक तरीके से कहा जाए। क्योंकि अदालत ने बहुत साफ तरीके से कहा है कि आपने जो सिर्फ हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नहीं की, आपने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया। महत्वपूर्ण बात यह है, आपने अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के उसके साथ किया होता खिलवाड़ तो इस सब अवमानना का मामला बनता। ये सब अवमानना का मामला नहीं है, आपने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। तो समझा जा सकता है कि बाबा रामदेव जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के राडार के नीचे आए हैं और बाबा रामदेव की सारी कार्यस्तानियाँ जिस तरीके से खुल करके सामने आ रही है, उसमें फिर बहुत सी चीज़ें जब खुल करके आएंगी, जब एक मामला खुलता है तो उसके पीछे फिर अन्य मामले जो जुड़े होते हैं वो भी धीरे धीरे खुल के आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी ये है, फिर इसके बाद दूसरे लोग और पहुंच जाएंगे। जब बाबा रामदेव के ऊपर एक कार्रवाई होगी तो उनके ऊपर तो बहुत से मामले हैं किस तरीके से हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर सामने आएंगी, तो और भी मामले अदालतों में पहुंच सकते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बाबा रामदेव के जो अच्छे दिन चल रहे थे, वो 10 साल अच्छे दिनों का मौज ली है बाबा रामदेव ने, वो शायद अब समाप्ति की ओर है। शर्मिष्ठा जी, बिल्कुल, ये अच्छे दिनों की बात आपने की अमलेंदु जी, और इन्हीं अच्छे दिनों का सपना मोदी ने भी खूब दिखाया देश को। 10 सालों में देश ने ये अच्छे दिनों का सपना देखने का नतीजा भुगत भी लिया। और ये सपना केवल अकेले मोदी ने नहीं दिखाया था, बल्कि मोदी को प्रमोट करने वाले जितने लोग थे, और उनमें रामदेव भी थे। एक ट्वीट आपको दिखाते हैं रामदेव का पुराना, जिसमें उन्होंने काले धन को लेकर दावे किए थे कि काला धन आएगा तो देश का कितने गांव जो है वो अमेरिका और जर्मनी जैसे हो जाएंगे। अगर वो ट्वीट हमारे पास है तो एक बार हम उस ट्वीट को देखना चाहते हैं। नहीं, ट्वीट शायद हम लोग के पास नहीं है, अभी बाद में दिखाएंगे उसको, तो आ जाएगा वो ट्वीट। जी, तो ट्वीट अभी शायद हम नहीं दिखा पा रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2013 का एक ट्वीट, विकास के लिए 200 करोड़ रुपए मिलेंगे तो हमारा एक एक गांव ब्रिटेन और अमेरिका से ज्यादा बेहतर होगा। यह है 30 मई 2013 का ट्वीट। तो ये आपको दिखा रहे हैं रामदेव का एक ट्वीट, जब उनका कारोबार भी बिल्कुल बुलंदियों पर था और योग का खूब प्रचार उन्होंने किया था। अन्ना हजारे का वो उस समय अन्ना आंदोलन का हो चुका था और यूपीए सरकार की काफी मतलब उसको पस्त किया जा चुका था और भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे थे। और उसमें एक आरोप ये भी था कि यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार खूब हुआ है, काला धन खूब बढ़ा है और सारा काला धन जो है स्विस बैंकों में है। और इसी काले धन को वापस लाने का दावा मोदी ने किया था। और इसी काले धन पर रामदेव का ये ट्वीट था कि काला धन वापस आने पर एक एक गांव को विकास के लिए 200 करोड़ रुपए मिलेंगे और हमारा एक एक गांव ब्रिटेन और अमेरिका से ज्यादा बेहतर होगा। यानी आंखों में धूल झोंकने की जो आदत है ये पुरानी है। ये तो 11 साल पुराना ट्वीट है और अब हमने देख लिया है कि ना मोदी के बताए 15 लाख आए, न ये 200 करोड़ रुपए एक एक गांव को मिले, ना हमारे गांव की हालत ब्रिटेन और अमेरिका से बेहतर हुई, बल्कि हम तो जो भारत के जो गांव जो कभी समृद्ध हुआ करते थे, जहां खेती किसानी हुआ करती थी, जहां पर थोड़ी बहुत जो लघु उद्योगों के कारण जो समृद्धि थी, वो सारी समृद्धि भी, वो सारा विकास भी चौपट हो गया इन 10 सालों में। अमलेंदु जी, क्या ये इस तरह के धूल झोंकने के और भी कारनामे रामदेव ने किए हैं? क्या इनका भी हिसाब होगा आने वाले समय में? निश्चित तौर पर शर्मिष्ठा जी, जब समय बदलता है तो बहुत सी चीज़ें बदलती हैं। तो बाबा रामदेव हों चाहे कोई और भी लोग हों जिन्होंने भी जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, इस तरीके से जनता को गुमराह करने का काम किया है, उनके हिसाब किताब तो निश्चित तौर पे होंगे। और ये जनता भी अपने हिसाब से हिसाब किताब करेगी, चूँकि ये छल तो जनता के साथ था कि 200 करोड़ एक गाँव में आ जाएंगे।
किसी गांव को 200 करोड़ तो नहीं मिले, लेकिन बाबा रामदेव को पूरे देश भर में कई जगह ज़मीनें जो है बड़ी सस्ते दामों पर मिल गई हैं। उत्तर प्रदेश में भी ज़मीनें मिली, बताया जाता है। नागालैंड में पाम ऑयल की खेती के लिए जो है उनको पाम ट्री की खेती के लिए उनको ज़मीनें मिली हैं, बताया जाता है। पता नहीं कितना सच है कितना गलत है। बीच में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था कि असम में जो है वो बस्तियाँ खाली कराई जा रही हैं और वो बाबा रामदेव की ज़मीन पर जो लोग रह रहे थे उनको जो आवंटित कर दी गई ज़मीन उसको था। हालांकि बाद में फैक्ट चेक से मालूम पड़ा वो कोई और मसला था, लेकिन उनको वहाँ ज़मीन मिली है। इससे ये बात तो समझ में आई। तो ये बहुत सारी चीज़ जहाँ जहाँ ज़मीनें मिली हैं और सस्ते दामों में मिली हैं बाबा रामदेव को, तो वो हिसाब किताब भी होगा कि किस तरीके से देश की जो लूट की गई है संपत्तियों की, उसमें बाबा रामदेव का कितना हाथ है और अन्य पूंजीपति जो उनका कितना हाथ है, और उन लोगों का कितना हाथ है जिन्होंने देश को सपने दिखाए थे कि 2014 के बाद जब नई सरकार बनेगी तो काला धन वापस आएगा, खाते में 15-15 लाख आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। ये सारी जो धूल आंखों में झोंकी गई थी, तो उनका भी हिसाब किताब होगा। तो समिता जी, ये असल में 2 अदालतों में तय होना है। जो शीर्ष अदालत है वहाँ भी तय होने हैं बहुत से मुकदमे, वहाँ से तो कानूनी होंगे, लेकिन जो असली मुकदमा है वो जनता की अदालत में है, और जनता की अदालत में जो है ये मुकदमा इस समय सुना जा रहा है। और 4 जून को उस जनता की मुकदमे की अदालत का फैसला जो आएगा, तो उस अदालत के फैसले में भी बहुत सी चीज़ें स्पष्ट होंगी कि जनता की अदालत ने क्या फैसला सुनाया है, क्या इन लोगों को बरी कर दिया है जो जनता की आंख में धूल झोंक रहे थे, या इनको जनता ने कोई सज़ा दी है। तो ये 4 जून को निश्चित तौर पे स्पष्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि 4 जून को शायद फैसला इन लोगों के खिलाफ आने वाला है जनता की अदालत में, जिन्होंने जनता की आंखों में धूल झोंकी थी। समिता जी, बिल्कुल अमरिंदु जी, 4 जून बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए, क्योंकि उस दिन पता चलेगा कि अब देश की कमान किसके हाथों में होगी। और इस समय जैसा हम लोग रोज लगातार चर्चा करते हैं अलग अलग मुद्दों पर, तो हम ये देखते हैं कि एक और बीजेपी है, और न केवल हम लोग बल्कि बहुत सारे दूसरे लोग भी ये कह रहे हैं कि इस समय लड़ाई जो है बीजेपी बनाम लोकतंत्र की हो गई है, क्योंकि मोदी सरकार ने जिस तरह से इन 10 सालों में सारी संवैधानिक संस्थाओं को, मीडिया को और जितने भी लोकतंत्र संवैधानिक तकाजे हैं उन सबको जो किनारे किया है, तो उससे लोकतंत्र बहुत कमजोर हुआ है। और अब इसमें इस बार लड़ाई जो है वो लोकतंत्र बनाम बीजेपी है। और इस समय रामदेव जैसे जो मामले आए हैं, उससे ये लगता है कि एक लड़ाई ये अंधविश्वास की भी है, अंधविश्वास के खिलाफ भी है, क्योंकि इस समय तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चला गया अदालत में, लेकिन ये देखा जाए तो ये पूरा मामला जो है ये भारत की परंपराओं और संस्कृति के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने का है। क्योंकि आपने आयुर्वेद का नाम लेकर और उसे परंपरा संस्कृति से जोड़कर योग को आपने एक तरह से उसकी पूरी मार्केटिंग की, क्योंकि ऐसा नहीं है, अयंगर गुरु अयंगर भी हैं, मुंगेर के भी योग आश्रम हुए हैं, भारत में हमेशा से योग चलता रहा है, लेकिन रामदेव ने इस योग को बिल्कुल उसका ये बता दिया कि एक प्रोडक्ट की तरह उसको पेश किया। और इसमें सत्ता तो भागीदार है ही, कहीं ना कहीं मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मीडिया ने रामदेव को जरूरत से ज्यादा जगह दी उन्हें प्रचार के लिए, क्योंकि ये एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे वाला मामला था। क्योंकि आपने देखा कि तमाम न्यूज चैनल्स के सारी हेडलाइंस जो है वो प्रायोजक होता है पतंजलि, इनके कार्यक्रमों में जो प्रायोजक होता है पतंजलि, इनके जो सारे विज्ञापन जो पतंजलि के आने लगे, पूरे अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आने लगे, और उसका नतीजा ये हुआ कि इन्हें खबरों में भी उतनी ही ज्यादा जगह मिलने लगी। और लोगों का ये एक सहज होते हैं, लोग आराम से किसी पे भरोसा कर लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि अच्छा, एक आदमी है जो योग का नाम ले रहा है, जो हमारी परंपराओं का नाम ले रहा है, और जो ये बोल रहा है कि ये हमारी दवाएं जो है वो कैंसर और अस्थमा और शुगर जैसी बीमारियों को भी ठीक कर देती हैं, तो लोगों ने उन पर सहज विश्वास कर लिया। तो ये लोगों के विश्वास के साथ बहुत बड़ा छल था जो रामदेव ने किया। और अमरिंदु जी, केवल रामदेव इसमें अकेले नहीं है, अभी और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सलाह दी कि आप अस्पताल मत जाइए, आप गौमूत्र पीजिए तो आपका कैंसर का इलाज हो जाएगा, आप योग करिए तो आपका फलाने का इलाज हो जाएगा। और जब वो लोग खुद बीमार पड़े तो हमने देखा कि वो खुद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वो लोग भर्ती हुए, तो उस पे सवाल भी उठे। लेकिन क्या जनता जो है उसको मूर्ख बनाने का ये जो काम मोदी सरकार ने किया है, क्योंकि मोदी सरकार ने, आप चाहते तो आप इन भ्रामक दावों पर रोक लगा सकते थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को जो केस करने की जरूरत पड़ी, ये केस सरकार ने खुद क्यों नहीं किया। राहुल गांधी लगातार बात करते हैं जागरूकता की, वो लोगों को शिक्षित करते हैं, तो आप उन पर प्रहार करते हैं। और यही रामदेव थे जिन्होंने काले धन को भी, वो काले धन के भी एक्सपर्ट बन गए, वो शिक्षा के भी एक्सपर्ट बन गए, वो योग के एक्सपर्ट तो है ही हैं, वो दवाओं के भी एक्सपर्ट बन गए, और खुद एक्सपर्ट बनकर उन्होंने बाकी सबको एक तरह से मूर्ख साबित करने की कोशिश की। और इसमें मोदी का बड़ा हाथ रहा।
क्योंकि मोदी ने इनकी इन कोशिशों पर कभी लगाम नहीं लगाई, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि एक और मैं लोगों को भरमा रहा हूं, अच्छे दिनों का सपना दिखा रहा हूं, और दूसरी ओर एक ये व्यक्ति है जो ये बता रहा है कि मोदी बना रहेगा इस देश में तो कैसा सब पूरा माहौल जो है वो अच्छा हो जाएगा, सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे और सबके हमारे गांव जो है वो जर्मनी और अमेरिका और ब्रिटेन से भी बेहतर हो जाएंगे। ये इस तरह के दावे जो किए हैं। अब और बाकी लोग भी अभी हैं मोदी को प्रमोट करने वाले, कहीं पर्यावरण के नाम पर जो लोग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, कहीं वो योग के नाम पर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। क्या इनके खिलाफ भी कोई ऐसा अब सुप्रीम कोर्ट क्या कोई स्वतः संज्ञान ले सकते हैं अमलेंदु जी? क्योंकि जब तक कोई इनके खिलाफ मामला बने ना तब तक तो कोई बात होगी नहीं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा एक मामला ऐसा आने के बाद? समझता जी हो सकता है कि इसके साथ और मामले खुलते जाएं, चूंकि जिस तरीके की गलतियां रामदेव कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, उन गलतियों से ही और जांच खुलने के रास्ते जो हैं वो खुलते जा रहे हैं और मार्ग प्रशस्त होता जा रहा है। अगर रामदेव आज अपना फर्जी टिकट नहीं लगाते तो हो सकता है कि आज इनको छूट मिल जाती, लेकिन फर्जी टिकट लगा के रामदेव जिस तरीके से फंस गए सुप्रीम कोर्ट में, तो इस तरीके से और भी चीज़ें खुल सकती हैं। जो कुछ ना कुछ गलती रामदेव करेंगे तो उसके जरिए फिर और चीज़ें भी खुलना शुरू हो जाएंगी। एक तो आपने जो बात कही देखिए, रामदेव खुद बीमार पड़े थे तो एम्स में ऋषिकेश में जाके भर्ती हुए, साथ में चलना है आचार्य बालकृष्ण ये बीमार हुए तो मेदांता में जाके भर्ती हुए, हमारे गृह मंत्री बीमार होते हैं तो एम्स में जाके भर्ती होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी एम्स में जाकर के भर्ती होते हैं। तो भाई अगर आप सब जाके एम्स में भर्ती हो रहे हैं तो ये बाबा रामदेव की पतंजलि क्यों खुलवाई थी आपने, जब सारे इलाज कर लेते हैं? मुझे लगता है कि अमित शाह जी को बाबा रामदेव के उसमें जाके भर्ती होना चाहिए था, एम्स में भर्ती नहीं होना चाहिए था। पहले उनका मसला है कहाँ गए कहाँ नहीं गए, लेकिन अगर हमारे गृह मंत्री को बाबा रामदेव की चिकित्सा पे भरोसा नहीं है तो बाकी लोगों से देश से आप क्यों उम्मीद करते हैं कि बाबा रामदेव की चिकित्सा पे भरोसा करें, और सरकार फिर इसको संरक्षण क्यों देती है? बाबा रामदेव जब कोरोनिल की दवा करते हैं तो नितिन गडकरी और हर्षवर्धन जो उस समय के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जाकर के शामिल क्यों होते हैं उसको करने में? और कोई डिस्क्लेमर भी सरकार की तरफ से नहीं आता है कि ये दवा जो है वो इसके लिए नहीं है। भाई उसी समय आपको डिस्क्लेमर देना चाहिए था। आपके जब दो मंत्री मौजूद हो रहे हैं उस कार्यक्रम में तो उन मंत्रियों की तरफ से कुछ डिस्क्लेमर आना चाहिए था कि ये दवा इसके लिए नहीं है, सिर्फ खांसी जुकाम के लिए है, एक प्रिकॉशनरी दवा है। आप इस तरीके की बात कह सकते थे, आयुर्वेदिक दवा ये कह सकते थे, लेकिन दावा ये किया गया कि कोरोनिल जो है वो कोरोना से लड़ने की दवा है, और आपने कोरोनिल नाम भी आपने इसलिए रखा कि लोगों को लगे कि ये कोरोना से लड़ने की दवा है। तो ये जिस तरह की चीज़ें, फिर दूसरा पर्यावरण के नाम पे बहुत से जो है, अब वो एक और पर्यावरण के नाम पे बताए जाते हैं, संत हैं बड़े जगत गुरु बताए जाते हैं, अभी वो बीमार पड़े तो उनकी भी जो है मस्तिष्क का ऑपरेशन हो रहा है। अरे वही रामदेव क्या करा लेते अपना इलाज, क्या जरूरत थी जाकर मस्तिष्क का ऑपरेशन कराने की? यही रामदेव जो थे वो डॉक्टरों को टर्र करके संबोधित कर रहे थे जब ये विवाद हुआ था उस समय, और जो IMA के जो उस समय सेक्रेटरी थे, जो लाइव जो बहस हुई थी उनको किस तरीके से जलील कर रहे थे एक तरीके से रामदेव। तो यानी आप ये सब करते हो, सरकार इस पर खामोश बैठी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल उठाया कि भाई ये जिस समय ये सब एक तरीके से कहा जाए कि जो कुकर्म कर रहे थे, रामदेव की कंपनी कर रही थी, ये इस तरीके के दुष्प्रचार कर रही थी, सरकार उस समय क्या कर रही थी? आप कहाँ खोए हुए बैठे थे? तो क्या समझा जाए कि आपकी इसमें मिलीभगत थी? जी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल पूछना ही कि क्या आपकी इसमें मिलीभगत थी, ये इशारा करता है कि इसका मतलब सरकार की इसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत थी, जो रामदेव व्यापार सब कर रहे थे जिस तरीके का। तो ये गंभीर मसला है शर्मिता जी। मुझे लगता है कोई दूसरा देश होता, का चीन होता, तो अब तक यहाँ पे लैंप पोस्ट पे बहुत सारे लोग लटक गए होते जनता के स्वास्थ्य के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करने का। लेकिन चूंकि ये भारत है, यहाँ बहुत सी आज़ादी है, और कहा जाए कि मोदी जी के भक्त जो है जिन्होंने कह दिया था टू मच डेमोक्रेसी, तो इस टू मच डेमोक्रेसी का फ़ायदा जो है वो इस तरीके के लोग उठा रहे हैं। टू मच डेमोक्रेसी का फ़ायदा जो जनता की आँख में धूल झोंक रहे हैं। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में इनका इलाज भी है, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में इनका इलाज नहीं है, डेमोक्रेसी में इसका इलाज भी है, और शायद देश की जनता जो है इसका इलाज 4 जून को अच्छे तरीके से कर देगी। शर्मिता जी बिल्कुल अमलेंदु जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट से रामदेव को कड़ी फटकार लगी है, उनके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया गया और ये साफ साफ कहा गया कि आपने अदालत के आदेश की अवमानना की, आपने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया, आपने आयुर्वेद के बारे में इस तरह से प्रचार किया जैसे कि पहली बार कोई आयुर्वेदिक दवाएं ला रहा है और उसके पहले कभी किसी ने लाई नहीं है। तो कुल मिलाकर आज सुप्रीम कोर्ट पूरी सख्ती उसने दिखाई रामदेव पर, और अब हो सकता है कि उन्हें कोई कड़ी सजा मिले। लेकिन इसके साथ साथ अब ये देखना होगा कि रामदेव के इस कारोबार में, इस धोखाधड़ी में, और अगर मैं बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करूं अमलेंदु जी, तो ये जो इरादतन या गैर इरादतन हत्या का ही प्रयास है, ये एक तरह से कहा जाना चाहिए, क्योंकि आपने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का मतलब ही है जान से खिलवाड़ करना, यानी आपने उनको जान से मारने की कोशिश की केवल अपने कुछ रुपयों के फायदे के लिए, कि आपने अपना कारोबार तो खड़ा कर लिया, लेकिन आपने लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया,
आपने उनके न केवल भरोसे को तोड़ा बल्कि आपने उन्हें मारने का प्रयास किया, ये साफ साफ नजर आ रहा है। तो अब अदालत तो इस मामले पर जो फैसला सुनाएगी, लेकिन अब हमें देखना होगा कि 4 जून को जनता की अदालत में रामदेव जैसे लोग और रामदेव को प्रमोट करने वाले लोगों पर क्या फैसला लेती है जनता, इसका इंतजार हम सबको रहेगा। तो आज इस खरी खरी चर्चा में बस इतना ही। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद आप सभी दर्शकों का जिन्होंने आज हमारी चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी इसी तरह बने रहिए डीबी लाइव से। नमस्कार।